अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो हमारा 9 केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज़ का अगला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर एक हमारा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में रह गया था सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का। तो हम उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे और उसके बाद हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। ये प्रीवियस लेक्चर में हमारा इनकम्प्लीट टॉपिक रह गया था सिंबल का। देन वैलेंसी के बारे में पढ़ना है, केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स और फिर मिक्सचर और उसकी टाइप्स के बारे में। तो वक्त ज़ाया के बगैर स्टार्ट करते हैं। सिंबल से रिलेटेड हमें पहले इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिंबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम अगर आपको नहीं लिखना चाह रहे हो या उससे बचना चाह रहे हो तो ये आपके पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ठीक है। तो बजाय कि आप किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखें, मिसाल के तौर से ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन पूरा लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ओ लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो आप पूरा नाम लिखने के बजाय क्या करें, सिंपली AL लिख दें, ठीक है। तो सिंबल किसी भी एलिमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट हैंड नोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो पूरा नाम लिखने के बजाय उसको आपने शॉर्ट करके लिख दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि सिंबल्स को लिखा किस तरह जाता है। डिपेंड करता है कि सिंबल जो है वो 1 लेटर वाला है या 2 लेटर वाला है, ठीक है। कभी कभार 3 लेटर वाला सिंबल भी होता है, लेकिन 3 लेटर वाला सिंबल अगर आप देख रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का है जो इंसान ने लैब में प्रिपेयर किए हैं। मिसाल के तौर से UUO ऐसे लिखा हुआ होगा, UUO। बहरहाल अब इनके भी स्पेशल नाम रख दिए गए हैं, लेकिन अगर 3 लेटर वाला आपको कहीं पर पुरानी बुक्स वगैरह में या किसी पुराने पीरियोडिक टेबल में मिल रहा है तो समझ जाएगा ये आर्टिफिशियल एलिमेंट के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? आर्टिफिशियल एलिमेंट के लिए, जो कि इंसान ने लैब में प्रिपेयर किए थे। तो नॉर्मली जो सिंबल्स होते हैं वो 1 लेटर वाला होता है या 2 लेटर वाला। अगर 1 लेटर वाला सिंबल होगा बेटा तो उसका जो लेटर है ना वो कैपिटल में लिखना है, और अगर 2 लेटर वाला है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा। जैसे आयरन है, आयरन का सिंबल FE है, F बड़ा और E छोटा, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन कहलाती है। दूसरी बात है कि आपकी बुक ने चूंकि शुरू के 30 एलिमेंट्स का बच्चों को सिंबल याद करने के लिए दिया है, तो मैं यहाँ पर वो 30 एलिमेंट्स और उनके सिंबल लिख दे रहा हूँ। ये आप ज़बानी याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। याद रहे कि सिंबल सिर्फ 30 नहीं बल्कि इसके आगे और भी बहुत सारे आपको याद करने हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 तो ऑब्वियसली नहीं करने, लेकिन बहुत सारे बहरहाल आपको करने होंगे। तो सिंबल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास हीलियम है, हीलियम जिसका सिंबल He है। तीसरा एलिमेंट हमारे पास है लिथियम, लिथियम जिसका सिंबल Li है। चौथा एलिमेंट हमारे पास है बेरिलियम, बेरिलियम जिसका सिंबल Be है। पांचवा एलिमेंट हमारे पास बोरॉन है जिसका सिंबल कैपिटल B है। छठा एलिमेंट हमारे पास कार्बन है जिसका सिंबल कैपिटल C है। फिर आपके पास नाइट्रोजन आ जाता है, कैपिटल N। देन आपके पास ऑक्सीजन आ जाती है, कैपिटल O। 9th पर आपके पास फ्लोरीन आ जाती है, गैस है, कैपिटल F। 10 पे आपके पास नियॉन आ जाता है, Ne। 11 पर आ जाए तो आपके पास सोडियम है, सोडियम का एक और नाम है नेट्रियम, NaTrium, तो सिंबल वहाँ से आया है Na। तो परेशानी हो जाएगा कि सोडियम है और सिंबल Na लिख रहे हैं, क्योंकि सोडियम का एक और नाम मैंने आपको क्या बताया, नेट्रियम है, NaTrium। बहरहाल क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ना सिर्फ इंग्लिश वाले नाम नहीं है बल्कि उनके ग्रीक या लैटिन नाम भी है। 12वें पर आ जाओ तो 12वां तुम्हारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg है। फिर तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा भी, इसका सिंबल Al है। 14 पर आ जाएं तो सिलिकॉन है, Si। 15 पर आ जाएं फॉस्फोरस है, इसका सिंबल कैपिटल P है। 16 पर सल्फर है, सिंबल S है। 17 पर आ जाएं तो क्लोरीन है, सिंबल Cl है। फिर 18 पर आ जाएं तो एर्गन है, इसका सिंबल Ar है। 19 पर आ जाएं तो फ्लोरीन है, इसका सिंबल कैपिटल F है। 20 पर आ जाएं तो कैल्शियम है, इसका सिंबल Ca है। 21 पर आ जाएं तो स्कैंडियम है। यहाँ से ना ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जा रहे हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो 21 पर आपके पास स्कैंडियम है जिसका Sc है। 22 पर आप आ जाएं तो फिर आपके पास टाइटेनियम है जिसका सिंबल Ti है, सही है।
इसका सिंबल क्या है, Ti। फिर 23 पर आ जाएं तो आपके पास वेनेडियम है, इसका सिंबल कैपिटल V है। देन 24 पर आ जाएं तो क्रोमियम है, Cr। 25 पर आ जाएं तो मैंगनीज है, इसका सिंबल Mn है, मैंगनीज। 26 पर आ जाएं, स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ मैं, तो ये आपका फेवरेट आयरन जिसको फेरम कहते हैं, Fe। 27 पर आ जाएं, कोबाल्ट है, Co। फिर निकेल है, Ni। देन कॉपर है, COPPER, कॉपर, Cu, इसको क्यूप्रम भी कहते हैं। और 30 पे फाइनली हमारे पास जिंक है, Zn। ठीक है, तो ये 30 एलिमेंट्स के मैंने आपके सामने क्या लिख दिए हैं, सिंबल्स लिख दिए, इनको आप ज़रा नोट कर लें। और हमारा इस तरह ये पहला ऑब्जेक्टिव मुकम्मल हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने अगले ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, तो वैलेंसी के ऊपर अब आ जाते हैं। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है उसको हमें समझना है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट को अल्लाह ताला ने, हर एलिमेंट को दुनिया में सिवाय नोबल गैसेस को छोड़ के, पिछले लेक्चर में भी बताया था, हर एलिमेंट को अल्लाह ताला ने दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की सलाहियत दी है। तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये जो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर होती है, जुड़ने की जो सलाहियत होती है, या कंबाइनिंग पावर किसी भी एलिमेंट की ऑफ एन एलिमेंट, ये इसकी वैलेंसी कहलाती है। तो अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 है तो इसका मतलब है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कभी भी कंबाइन नहीं होगा। और ये आपने किसके केस में देखा हुआ है, ये आपने देखा हुआ है नोबल गैस के केस में। तो नोबल गैसेस किसी दूसरी गैस के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया है। बहरहाल ये आगे चलकर बहुत डिटेल में आएगा, क्यों नहीं करती वो कभी बाद में हम उसकी वजह देखेंगे। बहरहाल तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की सलाहियत को कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हुआ इसका ताल्लुक किस बात से होता है। आपको पिछला लेक्चर याद होगा, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये बात मैंने बोली थी ना। तो बेटा किसी भी एलिमेंट के पास ना, या किसी भी एटम के पास, किसी एटम के पास एक ऑर्बिट होता है, किसी एटम के पास 2 ऑर्बिट होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, किसी के पास 5 ऑर्बिट होते हैं, किसी के पास 7 ऑर्बिट भी होते हैं। 7 से ज़्यादा ऑर्बिट वाला एटम आज तक डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, जिसके पास 7 ऑर्बिट्स हो नॉर्मल कंडीशंस में, हीट करने के बाद वो सब कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली 7 ऑर्बिट वाले हमारे पास आज तक एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। तो आप जो भी एलिमेंट है, आप उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखिए। किसको देखिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखिए। मैं एग्जाम्पल आपको एक दे देता हूँ। सोडियम बनाऊँ मैं यहाँ पे आपके सामने, सोडियम, ये सोडियम का फर्ज करो न्यूक्लियस है, इसको छोड़ देते हैं। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, और ये मैंने बनाया सोडियम का तीसरा ऑर्बिट। बेटा पहले ऑर्बिट में ये तो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस NuCleus। पहले ऑर्बिट में मैंने आपको, पहले ऑर्बिट में सोडियम के याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट के अंदर सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरा जो आखिरी वाला ऑर्बिट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने अगर किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को चेक करना है तो अंदर वाले ऑर्बिट नहीं देखने, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट देखना है। ये वाला जो ऑर्बिट होता है इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल भी कहते हैं, और इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कहते हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को गिनना है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर गिने तो कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब है सोडियम नामी एटम की जो वैलेंसी है ये 1 है। यानी वैलेंसी का ताल्लुक किस बात से हुआ कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ये वैलेंसी डिटरमिन यहां से होती है। अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 हो गई, जो कि मैंने बताया नोबल गैसेस की है, तो वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, अब इस वैलेंसी से हमें आइडिया क्या होता है? देखो याद रखना इस बात को, अभी थोड़ी अर्ली है ये बात तुम लोगों को बताना, लेकिन बहरहाल अभी सीख लो, आगे भी आएगी ये बात। याद रखो इस बुनियादी बात को कि जब भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है ना, या जब भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड वगैरह बनाता है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होती है कि वो बॉन्ड बनता कैसे है। ये बड़ी ज़रूरी बात है ना, कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। तो सवाल ये पैदा हुआ भाई वो बॉन्ड किस तरह से वजूद में आता है? तो उसको वजूद में आने के लिए ज़रूरी है
कि या तो एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन या एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में मुकम्मल ट्रांसफर हो जाए, यानी मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी शायद पढ़ा हो, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, या तो ये हो रहा हो, ये पूरा एक ही सिनेरियो है, एक एलिमेंट ने लूज करा तो दूसरे ने गेन करा ना, तो एक ही सिनेरियो है। तो या तो इससे केमिकल बॉन्ड वजूद में आता है, या फिर ये होता है कि जो दो एटम बॉन्ड बनाना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें, या तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, ए एक एटम है, बी एक एटम है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को पूरा पूरा दे दिया, तो ए पे ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ए बी को बोले कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आओ हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, शेयरिंग। और ये वाला कौन सा सिनेरियो होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पूरा लूज कर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरा गेन कर लेता है। सो यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन पूरा लूज कर दे, दूसरा गेन कर ले। दूसरा है कि दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। बात आपको समझ में आ गई? तो ये दो ऑप्शन है। बहरहाल इन दोनों बातों का ताल्लुक इस बात के साथ है कि आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। तो ये आपकी हो गई वैलेंसी। ठीक है, ये काम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ना। बहुत सिंपल सी चीज है और 5 मिनट में आपको समझ में भी आ जाएगी। केमिकल फॉर्मूला बेटा किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का होता है। पहली बात किसका होता है? कंपाउंड का होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के बारे में क्या बताता है? अच्छा, बल्कि मैं काम ही करता हूँ, मैं पहले कंपाउंड को ही डिस्कस कर लेता हूँ, फॉर्मूला बाद में बता देंगे। कंपाउंड क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि मैंने आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाया था। मैंने कहा था प्योर सब्सटेंसेस की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे क्या होते हैं बताओ? कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट में तो एटम्स एक ही टाइप के होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में समझ ही लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो जाके काइंडली वाला लेक्चर सही से पढ़ लें। कंपाउंड्स में क्या होता है? ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं वैलेंसी की बातें बता रहा था कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा गेन कर लेगा, या दो एलिमेंट्स आपस में या दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। देखो, जब भी एटम आपस में केमिकली जुड़ जाएं, केमिकल कंबाइन हो जाए, केमिकली कंबाइन होने का मतलब ये होता है कि उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाएं। मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को देता हूँ, उससे तुम लोगों को बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। सोडियम का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने सुना होगा। आप यूट्यूब पे सोडियम इन वाटर की वीडियो देखिएगा, सोडियम इन वाटर की वीडियो आप देखिएगा। सोडियम को ज़रा सा, इतना सा सोडियम ना पानी में अगर डालें तो इतनी बड़ी सिल्वर की फायर बॉल बन जाता है, क्योंकि सोडियम को फ़ौरन आग लग जाती है। तो ज़बान पे सोडियम रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ज़बान में भी नमी मौजूद है, आग लग जाएगी। दूसरी क्लोरीन गैस है। क्लोरीन ग्रीनिश येलोइश ग्रीन कलर की पॉइजनस गैस है, येलो कलर की पॉइजनस गैस है। इनहेल करोगे मर जाओगे। तो सोडियम कितना खतरनाक मेटल के ज़बान पे रखें तो आग लग जाए, क्लोरीन इतनी खतरनाक गैस के पॉइजनस है। और ये दोनों खतरनाक चीज़ें जो केमिकली इतनी डेंजरस हैं आपस में मिल रही हैं तो क्या बनाती हैं? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में बच्चा बच्चा जानता है केमिस्ट्री का कि NaCl या सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, और नमक हम हर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तब तुम सोचोगे ये सोडियम और क्लोरीन ये दोनों जो आपस में मिले तो इन्होंने मिलने के बाद क्या किया? अपनी प्रॉपर्टीज को एकदम तब्दील कर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गई। कहाँ सोडियम फायरबॉल बनने वाला, कहाँ क्लोरीन पॉइजनस गैस, और कहाँ सोडियम क्लोराइड हमारे हर खाने का हिस्सा। तो ये जो चीज़ वजूद में आई है ये कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड एटम्स के मिलने से वजूद में आया, सोडियम के और क्लोरीन के एटम मिले और सोडियम क्लोराइड वजूद में आया, ये कंपाउंड बन गया। कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसके लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना पड़े। मिसाल के तौर से मैं आपसे बोलूं नमक का कलर बताओ, तुम बोलोगे सर कलरलेस होता है, वाइट कलर है, वाइट कह लें आप, कलरलेस ही हुआ। नमक की फिजिकल प्रॉपर्टी में पूछूं तुमसे कि बताओ पानी में हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम लोग बोलोगे हल हो जाता है। फिर मैं तुमसे पूछूं कि नमक जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तुम लोग बोलोगे सॉलिड है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कोई केमिकल रिएक्शन कर ले, और केमिकल रिएक्शन जब भी करेगा तो प्रॉपर्टीज में बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी। जैसे सोडियम और क्लोरीन का केमिकल रिएक्शन हुआ तो सोडियम क्लोराइड बना। तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जो उस वक्त वजूद में आता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल ख़त्म करके नई प्रॉपर्टीज़ इख्तियार कर लेंगे, नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उनकी।
समझ में आ रही है बात आपको? आपने लोहे को देखा है, लोहे को जब जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और आयरन ऑक्साइड किस तरीके का होता है, लोहा किस तरीके का होता है, आपको फर्क अच्छी तरह पता है। जंग लगा हुआ लोहा आप सबने देखा होगा, ब्राउन कलर का फ्लेकी मटेरियल होता है, खुरच देंगे तो खड़ के नीचे गिर भी जाता है। जबकि लोहे का तो ऐसा कलर भी नहीं होता, लोहा ना इस तरह का कमज़ोर होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन जब भी हो जाएगा तो एटम्स आपस में मिलेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स, चाहे सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन गैस बन जाती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस बन जाती है। क्लोरीन क्लोरीन के एटम आपस में मिलते हैं, क्लोरीन गैस बन जाती है। इसमें सेम एटम्स हैं, लेकिन Na और Cl आपस में मिला, एन सोडियम क्लोराइड नमक बना, डिफरेंट एटम्स हैं। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, अमोनिया गैस बन जाती है, डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये डिपेंड करता है। कंपाउंड का मामला क्लियर हो गया। हमारे पास दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड हैं। कंपाउंड दो तरह से बन सक रहे हैं, हमने बताया। या तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेंगे, है ना, या फिर हमने पढ़ा था अभी पीछे भी वैलेंसी के केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं इनको आयोनिक कहा जाता है, और जो शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट कहलाते हैं, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर। ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी बात। मिसाल बहुत सारी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है, NaCl एक केमिकल कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट केमिकल कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड केमिकल कंपाउंड है। ये सारे केमिकल कंपाउंड हैं। सेम एलिमेंट वाले बनाने, सेम एटम वाले बनाने, H2, N2, O2, Cl2, ये भी कंपाउंड है, लेकिन ये सेम एटम वाले, ये डिफरेंट एटम्स वाले। तो उम्मीद है कंपाउंड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसी से ही कर लेते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, ये क्या लिखा, ये मैंने आपके सामने कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है? केमिकल फॉर्मूला। ये कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है। पहली बात बताऊँ क्या बता रहा है? पहली बात ये बता रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ऐसा ही है, तीन एलिमेंट बता रहे हैं, कॉपर है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। और उनके एग्जैक्ट एटम्स की तादाद भी बता रहा है। कॉपर का एटम कितना है? 1। सल्फर का कितना एटम है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? देखो 4। एक और एग्जाम्पल ले लो, ग्लूकोज का नाम सुना है ना? ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसके एटम्स की तादाद एक्यूरेट बताओ। 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के एटम। तो एक्यूरेट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला हमको बताता है। एक तो पहली बात, केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी कंपाउंड को सिंबल्स की जबान में लिखना है तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दो। और केमिकल फॉर्मूला आपको उस कंपाउंड की दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनके एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि ये जो रेशो है कंपाउंड के अंदर एटम्स का, ये हमेशा फिक्स रहता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लूकोज आपको C7H12O6 मिल जाए, नेवर। हमेशा C6H12O6 ही मिलेगा, यानी कार्बन के 6 होंगे, उसके 12 होंगे और ऑक्सीजन के 6 होंगे। यानी कि इनका जो मास का रेशो है ये फिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन NaCl बन रहा है नमक, एक दिन NaCl2 बन रहा है, एक दिन Na2Cl बन रहा है, एक दिन NaCl3 बन रहा है। मस्ती नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन मास की फिक्स नहीं होती। कंपाउंड के अंदर हमेशा कंपोजिशन मास की फिक्स होती है। एटम्स के रेशो फिक्स होते हैं, एटम्स की तादाद फिक्स होती है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब फाइनली हमारे पास लास्ट को टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का है, दैट इज मिक्सचर। देखो इतनी देर से प्योर सब्सटेंसेस की बात हो जा रही थी ना बार बार, अब बात कर लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। मिटा ही देता हूं, नोट कर लिया हो आप लोगों ने। लास्ट टॉपिक, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर इसलिए है बेटा क्योंकि इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये केमिकली जुड़े हुए नहीं होते। कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। और जब ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते तो आप इनको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पानी में नमक मिला दिया। अब पानी में अगर नमक मौजूद है तो आप पानी को गर्म करें, पानी एवापोरेट हो जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा। कितने आसानी से आपने पानी में से नमक को अलग कर लिया। इसी तरीके से अगर आपके पास नमक, आपके पास मिट्टी है, मिट्टी और पानी मिला हुआ है, तो आप उसको फिल्टर पेपर से गुजार दें, फिल्ट्रेशन कर दें, तो मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो कंपाउंड को आप इस तरीके से उसके टुकड़ों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड में चीज़ें आपस में बॉन्ड बना के बैठी हुई होती हैं, बहुत मजबूत होता है बॉन्ड, वो नहीं टूटता। लेकिन मिक्सचर के अंदर चीज़ें आपस में बस फिजिकली मिक्स हुई भी होती हैं। चाय है, चाय में आप दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं।
शक्कर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पत्ती ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि चाय मिक्सचर हुआ, क्योंकि अगर ये मिक्सचर नहीं होता तो कंपोजिशन फिक्स्ड होती, कंपोजिशन तो फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। एयर है, एयर में ऑक्सीजन का तनासुब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एयर के अंदर वाटर वेपर्स की तादाद ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। वाटर वेपर जब बढ़ जाते हैं तो नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मिक्सचर किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि प्योर नहीं हो। मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं हुए हुए होते, वो फिजिकली जुड़े हुए होते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसान फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जिन मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास? फिल्ट्रेशन है, आपके पास डिस्टिलेशन है, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, एवापोरेशन है, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं सारे तो नहीं लिखूंगा, कुछ बता दिए यहाँ पे। तो मिक्सचर इम्प्योर है, कंपाउंड प्योर है, ठीक है। मिक्सचर में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ हुआ, कंपाउंड में आपस में केमिकली कंबाइंड है। मिक्सचर का कंपोजिशन बाय मास फिक्स नहीं होता, कम ज़्यादा हो सकता है। कंपाउंड का फिक्स होता है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लास्ट बात बस मुझे करनी है कि मिक्सचर की बेटा दो टाइप्स होती हैं। मिक्सचर को अगर चाहो तो दो क्लासेस के अंदर तोड़ सकते हो। एक कहलाते हैं होमोजीनियस और एक कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। अब बस इनके बारे में आखिरी बात करके, होमो बेटा कहते हैं सेम को, और हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, हेटेरो। जीनियस कहते हैं कंपोजिशन को। इसको कंपोजिशन माने कैसा ऊपर से लेकर नीचे तक दिख रहा है। एक सिंपल सी बात करूंगा, ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लगाऊंगा इसमें। एक बात बताओ मुझे, आप ही लोग बता दो कि अगर हवा है, हवा में नाइट्रोजन भी है बेटा, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, रेयर गैसेस भी थोड़ी सी हैं, और हाइड्रोजन भी है, तो क्या आपको सारी हवा एक जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। या रूह अफ़ज़ा, आप पानी में मिलाकर रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हर तरफ यकसां। ये नहीं होता कि यहाँ से देखने से रूह अफ़ज़ा कुछ और दिख रहा है जग में, नीचे से देख रहा हूँ तो कुछ और दिख रहा है। हर तरफ से एक जैसा होता है। लेकिन बहुत से ऐसे आपके पास क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर चीज़ें आपको बाकायदा अलग अलग नज़र आती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल के तौर से आप क्या ले सकते हैं? इसकी एग्जाम्पल स्मोक है। स्मोक में हवा और कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल शामिल होते हैं। ऐसा कोयला जो जल नहीं पाता तो वो काला कर देता है उस हवा को, और आप बोलते हैं स्मोक है। समझ रहे ना? तो आपको बाकायदा कहीं पर काला धुआं ज़्यादा दिख रहा होता है, कहीं पर कम दिख रहा होता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है? पानी के अंदर आपने जो है वो क्या किया, चलें पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी। वैसे तो वो सस्पेंशन कहलाता है, लेकिन अभी समझने के लिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो आपको गदला पानी नज़र आ रहा है, आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं बाकायदा। तो ऐसा मिक्सचर जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा हो। मैंगो जूस है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होगा। रूह अफ़ज़ा है, दूध है, एयर है, ये सारा देखने में पूरा एक जैसा लगता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और जिस मिक्सचर के पार्टिकल अलग अलग दिखाई दें, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।